तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? सब बढ़िया है। एनपीओ रिवाइज कर रहे हो? यस सर। यस सर। ऐसा कौन बच्चा है जो एनपीओ जिसको टच किए 7-8 दिन हो गए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ऐसा कोई बच्चा है क्लास में जिसने 7 to 8 डेज से एनपीओ को टच नहीं किया? कोई है क्या ऐसा बच्चा? नाम बता दो प्लीज अपना। कल मैंने क्या बोला था? रेस्पॉन्स आने चाहिए क्लास में। है क्या कोई ऐसा? नो सर। कोई नहीं है। अगर कोई है तो बेटा कल क्या है? कल तो सर सैटरडे है, तो परसों संडे आएगा। संडे यूटिलाइज कर लेना। उस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ संडे यूटिलाइज कर लेना, एनपीओ रिवाइज कर लेना, नहीं तो अगेन आप प्रॉब्लम में आ जाओगे एनपीओ के अंदर। ठीक है सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 देखो। सर एक बार करेक्शन करवा दीजिए सर। बेटा करेक्शन बताए थे कुछ मैंने, करेक्शन मैंने ऑलरेडी करा दिए बेटा इस क्वेश्चन के। आपने लिखे नहीं थे? चलो कोई बात नहीं। कैसे लिखता? अब बेटा अब बुक लेके आओ ना बेटा। अब ये एक्सक्यूज नहीं है बेटा, ये एक्सक्यूज नहीं है। कितना टाइम हो गया? नियर अबाउट हमें 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं अकाउंट्स पढ़ते 2 मंथ्स नियर अबाउट हमारे होने वाले हैं। और इतना मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी स्पीड गेन नहीं की है, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग। स्पीड गेन नहीं की है मैंने अभी। ये 2-2 3-3 पेज पढ़ रहे हैं हम टोटल एक दिन के अंदर। इससे ज़्यादा मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। स्पीड गेन करने पे आ गया तो 1 महीने में आपके 2-3 चैप्टर निकल जाएंगे। तो बेटा अब बुक तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। जब मुझे ये बताओ, जब तुम रिवाइज करोगे तो ये करेक्शन कहाँ से नोट डाउन करोगे? फिर बुक लिया है और तुम रिवीजन करने बैठे तो ये करेक्शन कहाँ से नोट डाउन करोगे? चलो अभी तो लिख लो। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द सेम हैड आल्सो बीन डेबिटेड। डेबिटेड नहीं आएगा, क्रेडिटेड आएगा। क्रेडिटेड आएगा। ठीक है ना? एक करेक्शन तो ये Yes, है, sir. एक करेक्शन तो ये है। सॉल्यूशन के अंदर जो टेबल बनी हुई है, टेबल के बाद लाइन लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एज रुपीज 18,960 फॉर जोश एंड 960 लिखा है क्रिश का। वो 960 नहीं आएगा, वहां पर आ जाएगा 8,160। 8,160। रिमेनिंग क्वेश्चन इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेनिंग क्वेश्चन में 2 ही करेक्शन थे इस क्वेश्चन में। ठीक है? यस सर। चलो, जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स। जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स। क्वेश्चन लिखेंगे हम पहले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 3:1। Their capitals at the end of the financial year 15-16 were rupees 1,50,000 and 75,000। ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर बता रहा है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से लिखोगे तो सॉल्यूशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर इसी को आप पढ़ गए रनिंग में कि ये तो ओपनिंग कैपिटल है, इसी पे निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कॉपी चेक करके एफर्ट्स फिर आप कम कर दोगे, वो इजीली सॉल्यूशन ऐसे काटेगा फिर, क्योंकि उसने देख लिया अगर बच्चे ने 150 और 75 पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो उसको आगे सॉल्यूशन देखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो इजीली सॉल्यूशन काट के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 जोश ड्राइंग्स वर रुपीज 20,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ क्रिश वर रुपीज 5,000। जो ड्राइंग्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, जोश ने ड्राइंग्स की हैं 20,000 की और कृष्ण ने ड्राइंग्स की हैं 5,000 की। कौन सी ड्राइंग से बताने की जरूरत है? कि ये कौन सी ड्राइंग से बताने की रिक्वायरमेंट है? नो सर। नो सर, ये आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग से हमें पता है। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये ड्राइंग्स जो हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जा चुकी हैं। यानी कैपिटल अकाउंट कौन से हो गए? फ्लक्चुएटिंग नेचर के हो गए ना? यस सर। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज रुपीज 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले का प्रॉफिट है 16,000।
16,000 का प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, यानी आईओसी हमने एप्रोप्रिएट नहीं किया 16,000 में से, आईओसी हमने एप्रोप्रिएट नहीं किया 16,000 में से। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये 16,000 का प्रॉफिट भी जोश और कृष में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एप्रोप्रिएट कर दिया गया है, यानी बांट दिया गया है। बांट दिया गया तो प्रॉफिट शेयर लिखो, बांट दिया गया तो प्रॉफिट शेयर लिखो। कितना क्रेडिट किया, डिवाइडेड बाय 4 करोगे 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 3 12,000 एंड 4,000 कृष का। बोलो समझ में आ गई बात? यस सर। आगे बढ़ो क्वेश्चन। कृष हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 16,000 ऑन अक्टूबर 1st 15। एडिशनल कैपिटल कब लाया, डेट जरूरी है काम की, है डेट ही नहीं देगा तो काम ही नहीं चलेगा हमारा। 1 अक्टूबर 15 को लेके आया कृष कितनी, 16,000 की एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आईओसी आपको कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, पर एनम फॉर द ईयर 15-16। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कि फॉर द ईयर 15-16 आपको आईओसी कैलकुलेट करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। अब इस क्वेश्चन में है क्या, प्रॉब्लम क्या है? अर्लियर हमने जो क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स, अर्लियर हमने बच्चों जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था। इजीली आप क्या करते थे, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर, यानी जितने मंथ्स के लिए वो कैपिटल बिजनेस में रही उतने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लिया। यही तो किया था आपने। यस सर। हाँ सर यही किया था। सर कल आपने जो 2 मेथड बताए थे, अकॉर्डिंग टू यू कौन सा मेथड बेटर है, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कर लो, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन माइंड से आउट हो जाएगा। डेटा हमने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। अगर मैं आपको 11th क्लास में वापस ले जाऊं तो वहां पर आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे, आप लिखते थे ओपनिंग बैलेंस, यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे या नहीं लिखते थे? हाँ सर लिखते थे। ड्राइंग्स आप लिखते थे डेबिट साइड में। हाँ सर ड्राइंग्स हम डेबिट साइड में लिखते थे क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होता है, इसलिए डेबिट साइड में लिखते थे। प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड में लिखते थे क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होती है, और एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखते थे क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होती है। और फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल लगा के ड्राइंग्स उसमें से लेस करते थे, तो यहाँ पे आ जाती थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। यही करते थे ना स्टूडेंट्स, बोलो यही करते थे। अब बात ये है, हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, ड्राइंग्स दी हुई है, एडिशनल कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, तो क्या हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर लो और जो अपोजिट साइड के आइटम हैं लाइक एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट उनको लेस कर दो, तो ये आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। बोलो समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अभी हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे या स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इस अकाउंट के थ्रू ही काम हो रहा है। इस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ड्राइंग्स आती हैं, क्लोजिंग कैपिटल आती है, क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, एडिशनल कैपिटल आता है। तो आप अगर डेबिट साइड के आइटम्स को ऐड कर लो और अपोजिट साइड के आइटम्स को लेस कर लो तो आप फाइंड आउट कर लोगे ओपनिंग कैपिटल। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस। तो लिखो स्टेटमेंट showing calculation of
ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे भाई, हाँ या ना? यस सर। अब इसमें आप 3 कॉलम बना लो क्योंकि हमारे पार्टनर्स हैं 2, एक तो है मिस्टर जोश, अच्छे जोश में है ये आज, और दूसरे हैं मिस्टर क्रिश। सर ये आप हो क्या? नहीं, माय नेम इज कृष्णकांत नॉट क्रिश। एक है पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहां पर हम डिटेल लिखेंगे। अब ध्यान रखना ये रुपी में लिखेंगे तो रुपी लिखना पड़ेगा आपको। सर ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट होगा क्या? और क्या? टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल या स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर? 150 एंड 75। ठीक है, इसमें ऐड कर लो ड्राइंग्स, इसमें ऐड कर लो ड्राइंग्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है कि ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स जोश एंड क्रिश ड्यूरिंग द ईयर वर ₹20,000 and 5,000 which were duly debited in their capital accounts। लिखा है ना वो लाइन, which were duly debited in their capital accounts। डेबिट हो गई हैं तो कैपिटल अकाउंट्स में आई थी, यानी इनको क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करो 20,000 एंड 5,000। ऐड करने के बाद अमाउंट आया आपका 1,70,000 एंड 80,000। अब ये काम भी हो गया, टिक लगा दो। अब लेस कर दो प्रॉफिट शेयर, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में यानी अपोजिट साइड में आता है, तो लेस प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर कितना था सर? 12,000 तो जोश का था और 4,000 क्रिश का था। 170 माइनस 12 1,58,000 और 80 माइनस 4 76,000। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयर भी आ गया। सर देखो ना, क्या देखूं सर? कृष्ण ने एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी 1 अक्टूबर 15 को, तो लेस करो एडिशनल कैपिटल, डेट लिख लो, फायदे में रहोगे। 1 अक्टूबर 2015। जोश ने नहीं लगाई थी, कृष्ण ने लगाई थी। अब जो बैलेंस आया वो क्या है? ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ जोश 1,58,000 एंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ क्रिश 60,000। बोलो, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? यस सर। अब मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है या मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस टेबल के ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 मार्क्स तो आपको इस टेबल के ही मिल जाएंगे और रिमेनिंग 3 मार्क्स आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के मिलेंगे। इस टेबल के भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा दो। जोश की बात करें तो क्या ड्यूरिंग द ईयर जोश ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई थी क्या? आंसर इज नो, जोश ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की थी। क्या इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है? आंसर इज अगेन नो। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, जो हमारे किसी काम का नहीं है जब हम आईओसी कैलकुलेट करते हैं। तो जोश की ओपनिंग कैपिटल थी 1,58,000। रेट ऑफ आईओसी क्या था सर? आपने ऊपर लिखा था 12% पर एनम, तो इंटू 12%, और क्योंकि ये फुल ईयर का निकलेगा तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। कैलकुलेट कर लो, 00 से आपके 00 गए, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, टेबल रन करोगे तो फायदे में रहोगे। मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 0 12 96 18,960 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया तुमने। चलो, ये समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को जोश का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? बोलो। यस सर।
अब बात आती है कृष की, बात आती है कृष की। कृष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो कृष की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, लेकिन कृष ने 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाई थी 16,000 की, 16,000 की। तो मैं दो तरीके से समझाऊंगा, या तो ये मेथड या ये मेथड। 60,000 का 12% ले लो फुल ईयर का, और 16,000 उसने लगाए थे 1 अक्टूबर को, उसका 12% ले लो फॉर हाफ ईयर। इनको ऐड कर लिया, आपका अमाउंट आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। 60,000 का 12% 7,200 रुपए, ठीक है ना। 1% कितना होता है? 00 हटा दो, 600 रुपए। और 12% कितना होगा? 12 6 72 और 00, ये आ गए 7,200 रुपए। और 16,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स, 16,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स, ये आ जाएगा आपका 960 रुपीज। चेक कर लो, 960 रुपीज आ जाएगा। यस सर। टोटल आ जाएगा आपका 8,160, ठीक है ना। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, 60,000 1 अप्रैल 15 को बैलेंस था इंटू 12%, और क्योंकि 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाया था इसलिए 60,000 तो 6 मंथ्स तक यूटिलाइज हुआ, और उसके बाद कैपिटल बैलेंस हो गया 76,000 इंटू 12% फॉर 6 मंथ्स। ऐसे कर लो, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। सर चेक कराओ, 60,000 का जब 12% निकाला था तो 7,200 आया था फुल ईयर का, इसका हाफ कर लो, 3,600 आएगा, ठीक है ना। हाँ सर, और इसको कैलकुलेट कर लो, 12 से 12 कट गया, 00 से आपके 00 गया, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 600, 36 का 6 के 3 6 से 42 45, 4,560 ये आ गया, 4 और 3 7, 8,160। हम कोई जादू थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो मैथमेटिक्स है बेटा, ये तो मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. सर अब आप हमें ये बताओ कि कल जो हमने दो मेथड पढ़े थे, कल हमने जो दो मेथड पढ़े थे उसमें बेटर कौन सा है? बेटा बेटर ये है कि अगर क्वेश्चन में मान लो आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, या क्वेश्चन में वो गिवन है, अब अगर ड्यूरिंग द ईयर, ये ओपनिंग कैपिटल कब है? 1 अप्रैल 20 को, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मान लो 1 अगस्त 20 को एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, उसके बाद मान लो 1 दिसंबर 20 को ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, उसके बाद और मान लो 1 Feb 21 को अगेन एडिशनल कैपिटल है। भाई बिजनेस में पैसे तो कितनी बार भी ला सकते हैं ना पार्टनर, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसके अंदर सर फिर क्या करें? बेटर मेथड ये है कि आप ये देखो, यहाँ 1 अप्रैल से 1 अगस्त का ड्यूरेशन देख लो। भाई फाइनेंशियल ईयर में होंगे तो 12 मंथ्स ही ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते एक फाइनेंशियल ईयर में, 12 मंथ से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4 मंथ्स हो गए। यस सर। सर अगस्त है ना, फिर वही बात, डेट भी तो देखोगे, डेट भी तो देखोगे। हाँ सर, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त की फर्स्ट डेट पे तो वो एडिशनल कैपिटल ले आया, तो इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 100, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? हाँ सर। Yes. उसके बाद वो एडिशनल कैपिटल जो भी लाया उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल ऐड करोगे। भाई कैपिटल इंक्रीज करेगी ना, एनहांस करेगी ना एडिशनल कैपिटल लाने से,
यस और नो? Yes. हाँ सर। Yes, sir. तो ये आपकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाएगी बिजनेस में। अब देखो 1 अगस्त से 1 दिसंबर तक कितने मंथ्स? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स। तो 4. इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लो। कितने मंथ्स हो गए? 4 + 4 8। अब 4 मंथ्स का इंटरेस्ट और आएगा। अब यहाँ पर उसने ड्राइंग्स कर ली, तो यहाँ पर जो हमने कैपिटल कैलकुलेट की थी, ये जो कैपिटल थी, इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको x के इक्वल मान लो। ये x रुपीस की कैपिटल थी। क्लियर है? इतना हम एज्यूम कर सकते हैं। Yes. 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 इस sir. x में से हमने जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की है, तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं कह रहा हूं x माइनस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, x माइनस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। और आप देखो 1 दिसंबर से 1 फेब तक कितने मंथ्स हो गए? 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फिर ये जो कैपिटल हमारी बची थी, उसमें ये एडिशनल कैपिटल ऐड करके रिमेनिंग 2 मंथ्स का इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? Yes. Yes. अब देखो, तो मैं फिगर लेके समझाता हूं। फिगर लेके समझाता हूं। मान लो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर आपने 8% फॉर 4 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद 1 अगस्त को लगाई एडिशनल कैपिटल 40,000 रुपीज। कैपिटल कितनी होगी? 2,40,000। उसके ऊपर 8% फॉर 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद 1 दिसंबर को हमने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की 20,000 की। कैपिटल कितनी रह गई? 2,20,000 रुपीज। उस पे 8% 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद 1 फेब को एडिशनल कैपिटल लगाई 30,000 रुपीज। कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000। उसके ऊपर 8% फॉर 2 मंथ्स। अब कैलकुलेट कर लो और इनको ऐड कर लो, आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो, समझ में आ गया? Yes. Yes. sir. तो कोई कंफ्यूजन मत रखो। प्रॉब्लम ये है तुम लोग अपनी क्वेरीज ही नहीं लेके आते। तुम्हारी तरफ से मैं इवनिंग में चेक करता हूँ व्हाट्सएप पे किसी बच्चे ने कोई मैसेज ड्रॉप किया है क्या। मैं डेली चेक करता हूँ व्हाट्सएप पे कि किसी बच्चे ने कोई क्वेरी पुट की। 11th के स्टूडेंट्स क्वेरी करने लग गए, जबकि अभी तो उनका प्रैक्टिकल पोर्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, उनकी क्वेरीज आने लग गई। लेकिन तुम्हारी तरफ से अभी तक विद इन लास्ट 2 मंथ्स कोई क्वेरी नहीं है। डेली मैं चेक करता हूँ इवनिंग के अंदर कि किसी बच्चे ने कोई क्वेरी पुट की हो तो मैं आंसर कर दूँ, कोई भी थोड़ा मेरे को टाइम मिल जाए। लेकिन कोई क्वेरीज नहीं आती तुम्हारी तरफ से। तो मुझे ये फीलिंग आती है कि या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारे कोई डाउट्स ही नहीं रह गए, और वो मैं मानता नहीं कि डाउट्स बच्चे के नहीं आए, वो मैं मानता नहीं, क्योंकि तुम नया टॉपिक पढ़ रहे हो, डाउट्स आते होंगे। तो लिटरली मेरे को यही फील होता है कि तुम वो एफर्ट्स नहीं कर रहे सब्जेक्ट में जो तुम्हें डालने चाहिए, वो एफर्ट्स नहीं कर रहे हो अभी। मुझे बताओ, एनपीओ के जो हमने अनसोल्ड क्वेश्चंस देखे थे, अभी मैंने कराए नहीं है, वो कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिए? एक मेरे को गुंजन ने बताया कि सर मेरे को 5 to 6 क्वेश्चंस में कुछ डाउट्स हैं, तो जब भी आप टेकअप करोगे तो मैं इमीडिएटली वो डाउट्स आपको रेज कर दूंगी। एक गुंजन ने बताया, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट से कोई मुझे एनपीओ के अनसोल्ड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चनिंग, कुछ भी नहीं आया है, कोई फीडबैक नहीं आया उन क्वेश्चंस का। तो आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए ना एनपीओ के क्वेश्चंस? Sir, 7 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चंस किए हैं। और हैं कितने बेटा? हैं कितने? 19. Sir, 19 है। 7 किए हैं और एनपीओ कराए हुए नियर अबाउट 20 to 25 डेज हो चुके। यानी डेली बेसिस पे अगर एक क्वेश्चन भी करते हैं तो अब तक वो सारे क्वेश्चन हो जाते। अब ये लेजीनेस जो है ना, ये लेजीनेस जो है, ये आप लोगों के लिए हार्मफुल है। मैं तो जिस दिन आऊंगा क्लास के अंदर, 2-3 क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस फटाफट मैं करा दूंगा। अब अगर आप उन्हीं दिन का वेट कर रहे हो कि जब सर कराएंगे तभी हम कर लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ फिर आपको फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। एग्जाम में आपका माइंड वैसे वर्क नहीं करेगा जैसे करना चाहिए। मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, मैं तो किसी भी दिन आके करा दूंगा। मेरे पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसीलिए तो इतने दिन से नहीं कराया। मैं कहा पहले पार्टनरशिप के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स करा देता हूँ, इलिस्ट्रेशंस करा देता हूँ,
और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं साथ में इलस्ट्रेशंस के साथ, डू इट योरसेल्फ एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर 2-3 क्लास ले लूंगा, एनपीओ के अनसोल्ड क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि ये जो गैप मैं देना चाहता था जानबूझ के, ये जानबूझ के मैंने गैप लिया, क्योंकि अनसोल्ड क्वेश्चन में उसी टाइम करा देता तो फिर एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाती, क्योंकि उस समय आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स क्या थे, ताजा ताजा मैंने सेट किए थे, और मैं चाह रहा था कि इन कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रेक मिले। तो फिर जब हम क्वेश्चंस कराएंगे, बच्चा वही आंसर करेगा जिसने एनपीओ को रिवाइज किया होगा, और जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया होगा वो क्लास में बैठेगा साइलेंट। तो मुझे ऐसे बच्चे के बारे में पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा रिवाइज कर रहा है मेरे कहने से और कौन सा बच्चा रिवाइज नहीं कर रहा। तो पकड़े जाओगे, मैं बता रहा हूं, पकड़े जाओगे। तो इसलिए अभी भी कह रहा हूं मैं, परसों का दिन यूटिलाइज कर लेना, संडे को यूटिलाइज करके एनपीओ रिवाइज कर लो। और अगर 2-3 घंटे भी बैठ गए ना, 2-3 घंटे भी बैठ गए, तो ये 19 क्वेश्चंस तो कब निकल जाएंगे तुम्हें खुद को आइडिया नहीं है। तुम पढ़ो तो सही, इंटरेस्ट तो तभी डेवलप होगा ना जब तुम पढ़ोगे। कौन सा मुहूर्त निकाल के पढ़ोगे? क्या तुम मुझे ये बताओ, मुहूर्त निकालोगे? संडे का अच्छा मुहूर्त मैं बता दूं तुम्हें, ग्रुप में पोस्ट कर दूं? 11:45 सर। नहीं, संडे का मैं मुहूर्त बता दूं तुम्हें, कौन सा मुहूर्त अच्छा है संडे का, तो उस टाइम पे बुक खोल लेना, तो उस टाइम पढ़ोगे तो सब अच्छे से समझ में आएगा। और कौन सा मुहूर्त अच्छा नहीं है, मतलब कि उस समय बुक खोलेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या पढ़ाई करने का? नहीं है ना। तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मुझे ये बताओ, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? जब एनपीओ कंप्लीट करा दिया, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, क्वेरीज आपकी नहीं आ रही, तो मैं तो ये मान के चल रहा था कि आपने एक बार, सबने वो सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लिए होंगे, एक बार तो पढ़े होंगे, फिर जो भी क्वेरीज होंगी वो हम फिर टेकअप कर लेंगे। और अगर पूरी तरह से मेरे पे ही डिपेंडेंट होना चाहते हो कि सर एक के क्वेश्चन कराएं, वो हम कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, लेकिन इस बुलावे में मत रहना कि इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। इस बुलावे में मत रहना, इस बुलावे में मत रहना। क्वेश्चंस तो कुछ भी आ सकते हैं, मेन चीज है आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप कंप्लीट करो। फिर क्वेश्चन कैसा भी डिजाइन होके आ जाए, उससे तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ है, क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे, इतना तो कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन बात यह है कि वो कॉन्सेप्ट्स टाइम टू टाइम रिवाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब इतना समझाने के बाद भी अगर समझ जाओ तो अच्छा है, अच्छा है। कहना मान के संडे को क्वेश्चंस करो बैठ के एनपीओ के, और जो भी प्रॉब्लम्स है तुम पहले खुद तो एक बार करो, उसके बाद मैं कराऊंगा आप लोगों को। अब बात यह है कि कई बच्चों ने एनपीओ रिवाइज नहीं किया है काफी दिन से, मुझे पता है, मुझे पता है। अभी लास्ट 4 to 5 डेज जब रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा था, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा था, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करना है स्कूल को, तो तुम उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते थे। केवल अकाउंट्स की क्लास चल रही थी यहाँ पर, अदर सब्जेक्ट्स का तो केवल आपको होमवर्क मिल रहा था या रिवाइज करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, आप तब भी रिवाइज कर सकते थे। घर बैठे हो बेटा आराम से, बढ़िया है, स्कूल आने की प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है स्कूल आने की। मुझे समझ में नहीं आता ये 24 आवर्स निकालते कहाँ पर हो। ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, फायदे में रहोगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही हम आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 78 के ऊपर ही देखो, बॉटम में लिखा है, एज क्लैरिफाइड अर्लियर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन द फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। पढ़ा था नहीं हमने कि अगर डीड में स्टेटेड भी हो आईओसी, कि आईओसी दिया जाएगा 6% पर एनम या 8% पर एनम, in that case also IOC will be allowed to the partners only when the firm earns sufficient amount of profit. Yes or no? पढ़ा था? Yes sir. हाँ सर, Yes. पढ़ा था।
Hence, no interest will be allowed during the year the firm has incurred net loss. And if in a year the profit of the firm is less than the amount due to the partners as interest on capital, the payment of interest will be restricted to the amount of profit. समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ. ये तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर फर्म को लॉस हुआ तो उस साल कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं होगा, भले ही आईओसी की कंडीशन डीड में स्पेसिफाइड ही क्यों ना हो. हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा था. अब अगर ये क्या कह रहा है, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ऐसे समझो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा तुम्हें. 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी. इनकी कैपिटल्स हैं 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रुपीस. ये इनकी कैपिटल्स हैं. सर क्लोजिंग है या ओपनिंग? वेरी गुड क्वेश्चन. ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है. अब आईओसी जब हम कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो 18,000 ए की आती है, 12,000 बी की आती है और 6,000 सी की आती है. टोटल आईओसी कितनी हो गई? 18 और 12 30,000 और 6 36,000, 36,000 हमारी टोटल आईओसी हो गई. कितनी हो गई? 36,000. 36,000 इज द टोटल आईओसी. अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं बता देता हूं, 1:1:1. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. ये क्या है इनका? PSR. PSR, ये इनका PSR है. ठीक है सर. अब ड्यूरिंग द ईयर, सर क्या ड्यूरिंग द ईयर लिख रहा हूं? प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 2020-21. मान लो फर्म को प्रॉफिट ही कितने हुए? फर्म को प्रॉफिट ही कितने हुए? मान लो प्रॉफिट हुए फर्म को 12,000 रुपीज के. प्रॉफिट कितना हुआ है? 12,000 रुपीज ओनली. अब बताओ इस केस में हम आईओसी कैसे दें? यहां तो हमें प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं हुआ. अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि आईओसी विल बी गिवन टू द पार्टनर्स ओनली इफ इट इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड. ओनली इफ इट इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड. बट if in a particular financial year the firm incurs a loss, then no IOC will be given to the partners. क्लियर है? ये पढ़ा हमने अभी. साथ में हमने एक नई चीज आज और पढ़ी कि if in a particular financial year the firm doesn't earn sufficient amount of profit. Sufficient amount of profit here means कि profits are lesser than the amount of IOC. Amount of IOC कितना है? 36,000, जबकि profits हैं 12,000. How can the firm make the payment of rupees 36,000 out of 12,000? That is impossible. वो तो impossible है ना. 12,000 में से 36,000 का पेमेंट कैसे कर दोगे? That is impossible. या तो आपके पास 36,000 हो टोटल, या फिर मोर देन 36,000 हो, तब पेमेंट पॉसिबल है कंप्लीट 36,000 का. बात आ रही है समझ में? यस सर. तो सर इस केस के अंदर फिर क्या प्रॉब्लम है, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो उस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे प्रॉफिट हमें सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो वहां पर जो अवेलेबल प्रॉफिट है दैट इज 12,000. It will be appropriated between A, B and C. A, B and C in the ratio of appropriation. यहां पर appropriation का आइटम क्या है? A की आइटम है IOC. यहां पर appropriation का आइटम क्या है? A की तो आइटम है IOC. तो इनका रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे, यानी रेशो ऑफ आईओसी अमाउंट. आईओसी अमाउंट का रेशो निकाल लो. 1:2:3. 1:2:3. क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूं. इनका प्रॉफिट नहीं, ठीक है. पीएसआर देखो, पीएसआर कितना है? 1:1:1. जबकि हम
ये जो 12,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 के रेशो में, क्योंकि रेशो ऑफ आईओसी क्या है 3:2:1, 3:2:1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल सी चीज है भाई। अगर टोटल 36,000 होते तो ए को मिलता 18,000, बी को मिलता 12,000 और सी को मिलता 6,000, है ना? क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर अमाउंट ही अवेलेबल 12,000 है तो अगर 36 में से 18 मिल रहा है, 36 में से 18 मिल रहा है तो 12 में से कितना मिलेगा? यही तो करेंगे, यही तो करेंगे। अवेलेबल ही 12,000 है तो 12,000 से ज़्यादा तो हम अप्रोप्रिएट कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सा है, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन बना लो। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है कि जो उनको अमाउंट एप्रोप्रिएटेड होना है, द अमाउंट टू बी एप्रोप्रिएटेड टू द पार्टनर्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल आईओसी ही एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इसलिए रेशो बन गया 3:2:1। अब आप क्या करो, 12,000 को 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। 6 2 12, 2000 आ गया। 2000 इंटू 3, 6,000 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 4,000 और सी को मिलेगा 2,000। सर इसको क्या बोलेंगे? 6,000, 4,000, 2,000 को क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट या आईओसी? बेटा आईओसी बोलेंगे ना, प्रॉफिट की तो बात ही कहां रेज हो गई, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं फर्म को। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं ना। इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था क्या? आईओसी का अमाउंट था 36,000, जबकि अवेलेबल प्रॉफिट कितना था? 12,000 ओनली। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था क्वेश्चन में? आंसर इज नो। नो सर। नो। तो सर अगर इस क्वेश्चन में आप हमें कहते कि बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो आप कैसे बनाते सर? तब आप ऐसे बनाते, हम यहां पे लिखते बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लिखते? 12,000 रुपए, 12,000। यस सर। और डेबिट साइड में हम लिखते टू आईओसी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। अब क्योंकि हमने वर्किंग नोट बना लिया है, आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पर 6,000, 4,000, 2,000, आउटर कॉलम में 12,000 और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज। यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, तो वो मैं बांटूंगा कहां? बताओ। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कहने का मतलब क्या है? इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं कि इफ इट इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड that IOC will be allowed to the partners at a certain rate, but if in a particular financial year the firm doesn't earn sufficient amount of profit, अगर firm sufficient amount of profit earn नहीं करती है, then the available profits, जो profits available हैं, will be distributed among the partners in their ratio of एप्रोप्रिएशन। वो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एप्रोप्रिएशन का रेशो कौन सा? जो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम है। कौन कौन से आइटम? आईओसी, सैलरी, कमीशन और लेस आईओडी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो चार्ज करते हैं ना पार्टनर से, तो लेस आईओडी। क्लियर है? यस। अब आईओडी सर लेस करें या नहीं करें? आईओडी कभी लेस नहीं करोगे। एप्रोप्रिएशन का रेशो निकालने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में तो केवल आईओसी था, इस क्वेश्चन में अगर सैलरी और कमीशन भी होता तो मैं फिर रेशो कैसे निकालता? इनका 18,000, 12,000 और 6,000 तो आईओसी था। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही होती, मान लो इसको मिल रही होती 4,000 और इसको मिल रही होती 2,000, तो ये ऐड कर देते। और कमीशन मान लो 6,000 का बी को मिल रहा होता, ठीक है? तो उस केस के अंदर अब क्या मैं इसमें आईओडी लेस करता? आंसर इज नो। आईओडी हम लेस नहीं करेंगे। बस
ये टोटल लगा लो 18 + 4 22,000, 12 + 6 18,000 और 6 + 2 8,000। ये रेशो बन जाएगा, यानी रेशो क्या हो गया 22:18:8। और सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई कर लो। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन हो जाएगा 11:9:4। समझ में आ गई बात? यस 11:9:4। तो सर फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता क्वेश्चन में तो अवेलेबल प्रॉफिट कितना था 12,000 रुपए, यस और नो? 12,000 लिया था हमने, Yes. और उसमें आईओडी भी ऐड हो जाता, मान लो 2,000 आईओडी के होते तो ये 14,000 हो जाता। 14,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते 11:9:4 के रेशो के अंदर। बोलो बात आ गई समझ में? ऑल स्टूडेंट्स, यस सर गर्ल्स, Yes, sir. Yes. क्या बोल रही है बेटा ईशा? 12,000 में 2,000 प्लस कौन से पे? बेटा ये आईओडी, ये इनकम होती है ना ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को इनकम होती है, तो इनकम तो ऐड करूंगा प्रॉफिट में, अच्छा। ठीक है ना? तो 14,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सर ये 14,000 आप 11:9:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट तो कर दोगे, लेकिन उसको बोलोगे क्या? आप उसको आईओसी बोलोगे, सैलरी बोलोगे या कमीशन बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फिर हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम डेबिट साइड में हम लिखेंगे उसको, हम कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते आईओसी, सैलरी या कमीशन, वो सब कुछ मिक्स हो चुका है उसके अंदर। 14,000 में सब कुछ मिक्स है, तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते। फिर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल्स हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बात आ रही है समझ में? यस सर ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 7, ये आपका होमवर्क है, इसको एक बार करके देखना। अगर समझ में नहीं आता तो कल की क्लास में फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? इलिस्ट्रेशन नंबर 7 इज योर होमवर्क, इज योर होमवर्क। क्लियर है ना? सर अभी 2 मिनट बचे हमारी क्लास के, उनको यूटिलाइज कर लो सर। ओके, तुम ऐसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? देखो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 80, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन ठीक करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रानी एंड सुमन आर इन पार्टनरशिप विद फिक्स्ड कैपिटल, लिखा है ना? फटाफट से जवाब दे दो मेरे को। Yes, sir. वो फिक्स्ड वहां से हटा दो, फिक्स्ड नहीं है वो, क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, फिक्स्ड रिमूव कर दो, हटा दो। विद कैपिटल्स ऑफ ₹80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर 15-16 रानी विड्रू ₹10,000। 10,000 के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम हर कैपिटल लिखा है ना? यस सर देखो एक तो वर्ड हटा रहा हूं मैं, फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है। फिर लिखा है फ्रॉम हर कैपिटल, ड्रॉइंग्स फ्रॉम हर कैपिटल, ये फ्रॉम हर कैपिटल रिमूव कर देना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फ्रॉम हर कैपिटल ये भी नहीं है। एंड सुमन ₹15,000, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹50,000। रानी एंड सुमन शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Calculate the amount of IOC at the rate of 12% per annum for the year ended March 31st, 2016। तो इस क्वेश्चन में ये 2 करेक्शन थे। एक तो ये फिक्स्ड वर्ड हमने हटा दिया, कैपिटल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, और दूसरा ड्राइंग्स जो दे रखी हैं वो आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आंसर बता दो। नहीं, कल हम ये क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, ठीक है ना? आप लोगों का होमवर्क है इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स? यस सर ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।
Nice day, sir.